29 जून 1968 को राज्यों के इतिहास में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और पॉलिटिकल टेंशन पीक पर होता है। वहीं दूसरी तरफ इन सब इंस्टेबिलिटी के बीच 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिला के लखनपुर में समता पार्टी के संस्थापक सदस्य शकुनी चौधरी के घर में खुशी की लहर दौड़ती है और राकेश कुमार का जन्म होता है। शकुनी चौधरी और उनकी पत्नी पार्वती देवी दोनों ही बिहार के राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे थे। इतने हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के बेटे होते हुए भी राकेश कुमार ने अपने गांव के मदरसे से बचपन में पढ़ाई करता है और सियासी गलियारों के बारे में बड़ा होता है। वो बचपन से ही अपने पेरेंट्स से, खासकर अपने पिता से बिहार के राजनीति में जातिवाद के एंगल को समझ रहा था, क्योंकि वो खुद कोइरी समाज से होते हैं, जो कि यादवों के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जाति होती है। अर्ली 1990 से राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी अपने माता पिता के साथ राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, जहां उन्हें क्षेत्रीय राजनीति और संगठनात्मक की शक्ति का अनुभव प्राप्त करते हैं। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त जब उनके पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी से तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में उतरते हैं, तब एक गैंगवार के बाद तारापुर में सचिदानंद सिंह नामक एक स्थानीय नेता की हत्या के बाद पुलिस ने 29 मार्च 1995 को सम्राट चौधरी सहित सम्राट के परिवार के 22 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान सम्राट चौधरी 89 दिनों के लिए जेल में रहते हैं। इस हत्याकांड के बाद शकुनी चौधरी लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने में सफल हो जाते हैं। समता पार्टी इस चुनाव में मात्र 7 सीटें ही जीत पाती है। उनमें से एक शकुनी चौधरी होते हैं। इलेक्शन रिजल्ट के बाद सम्राट चौधरी को रेगुलर जेल से बाहर निकालने के लिए उनके वकील ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दस्तावेज पेश किए। उन्होंने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड का एक एडमिट कार्ड जमा किया, जिसमें उसकी जन्म तिथि 1 मई 1981 बताई गई। इस जन्म तिथि के आधार पर कोर्ट ने कैलकुलेट किया कि 1995 की घटना के समय उसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल थी। भारतीय कानून के तहत नाबालिगों को जेलों में नहीं रखा जा सकता। उसे राहत दी गई और 89 दिन की हिरासत में रखने के बाद माइनर के तौर पर रिहा कर दिया गया। किसी भी नाबालिग को हिरासत या रिहैबिलिटेशन केंद्र से रिहा करने के साथ सख्त कानूनी शर्तें और एक विशेष तरह के आफ्टर केयर योजना से जुड़े होती हैं, क्योंकि जुवेनाइल कानून का मुख्य उद्देश्य सजा देना नहीं बल्कि रिहैबिलिटेशन है। इसलिए समुदाय में उनकी वापसी पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव के अपने ऑफिशियल एफिडेविट में सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र 51 साल बताई थी। अब ये तो एक बच्चा भी बता सकता है कि अगर 2020 में उनकी उम्र 51 साल थी, तो 1995 में वो लगभग 26 साल के रहे होंगे, ना कि 14 साल के कोई माइनर। अब इनकी असली डेट ऑफ बर्थ आप पता करो, और अगर पता चला जाए तो कमेंट में बताना मत भूलना, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाया। 1995 के स्टेट इलेक्शन में भारी हार के बाद समता पार्टी ने महसूस किया कि वो अकेले राजद को नहीं हरा सकते थे। इसलिए उन्होंने एक गेम चेंजिंग कदम उठाया और भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में गठबंधन बना लिया। इस गठबंधन ने बिहार के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। वहीं दूसरी ओर इस आंदोलन के प्रमुख खिलाड़ी शकुनी चौधरी थे, जो कि कोइरी समुदाय के एक शक्तिशाली नेता और समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वो राज्य की राजनीति में एक मजबूत ताकत थे और यहां तक कि 1998 में समता पार्टी के बैनर के तहत खगड़िया से लोकसभा सीट भी जीती थी। लेकिन राजनीति में तो जिधर मार उधर गांड छानन ही पड़ता है। आसान भाषा में बोला जाए तो राजनीति तो वफादारी बदलने का खेल है। इसलिए 1999 में शकुनी चौधरी अपनी पत्नी पार्वती देवी और बेटे सम्राट चौधरी के साथ अपने पुराने प्रतिद्वंदी लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 19 मई 1999 को सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली राजद सरकार में मंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्हें हॉर्टिकल्चर, वेट्स और मेजरमेंट विभाग का मंत्री बनाया गया। शपथ लेते समय वे न विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के। बताया जाता है कि ये उनके परिवार का राजद में शामिल होने का इनाम था। हालांकि कानूनी तौर पर उनके पास 6 महीने का समय था कि वो विधानसभा या विधान परिषद में एक सीट हासिल कर सके। सुशील कुमार मोदी, जो कि उस समय विपक्ष के नेता थे, और समता पार्टी के कई नेताओं ने इस कदम का जोरदार विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि सम्राट चौधरी विधायक या मंत्री बनने के लिए संविधान द्वारा तय मिनिमम एज 25 साल की शर्तें पूरा नहीं करते हैं। 16 नवंबर 1999 को उनके 31वें जन्मदिन की पार्टी से ठीक पहले बिहार के राज्यपाल सूरजभान ने सरप्राइज गिफ्ट देते हुए उन्हें आधिकारिक तौर पर मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। हालांकि शुरुआत में उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन राजद के प्रमुख लालू यादव ने उन्हें पद छोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
उस समय के सरकारी जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन सब रिकॉर्ड्स में उनकी उम्र अलग अलग तरह से दर्ज थी। पहला डॉक्यूमेंट जो कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट था, उसमें उनकी उम्र 31 साल थी। दूसरी डॉक्यूमेंट वोटर लिस्ट में उनकी उम्र 24 साल दर्ज थी, जिसका हिसाब से वो कानूनी तौर पर मंत्री पद संभालने के लिए बहुत कम उम्र के थे। तीसरी उनकी पर्सनल जन्मपत्री में उनकी उम्र 26 साल बताई गई थी। और चौथी, 1995 के कांड के समय एक साइनाइड एफिडेविट पेश किया गया था, जिसमें कहा था कि उस समय उनकी उम्र 15 साल थी। इस हिसाब से 1999 में उनकी उम्र सिर्फ 19 से 20 साल ही रही होगी। जितने कॉरपोरेट एम्प्लॉय कंपनी नहीं बदलते हैं, उससे ज्यादा तो इस इंसान ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बदली है। लेकिन असली मायने में सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर यहीं से शुरू हुई थी। इतने भसर के बाद भी 2000 के विधानसभा चुनाव में राजद ने राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी को प्रबत्ता सीट से उतारा और उन्होंने ये सीट आसानी से जीत ली, अपने प्रतिद्वंदियों को हराया और 48,000 से अधिक वोट हासिल किए। लेकिन जैसे जेठालाल को मुसीबतें साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही सम्राट चौधरी की कानूनी मुश्किलें जीत के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। सुशील कुमार मोदी ने अदालत में उनके चुनाव को कानूनी रूप से चुनौती दी, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से उम्र धोखाधड़ी का हवाला दिया। अक्टूबर 2003 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर 2000 के चुनाव में उनकी जीत को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को इस बात के सबूत मिले कि उन्होंने अपनी उम्र के रिकॉर्ड में हेरफेर किया था और लोअर कोर्ट्स को उनके खिलाफ धोखाधड़ी की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। लेकिन सम्राट चौधरी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अप्रैल 2004 में परबत्ता सीट के लिए उपचुनाव हुआ और सम्राट चौधरी ने संशोधित उम्र के डॉक्यूमेंट के साथ फिर से चुनाव लड़ा, जिसमें उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा दिखाई गई थी। लेकिन वो रामानंद प्रसाद सिंह से हार गए। फरवरी 2005 के चुनाव में 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा से सरकार बनाने के लिए जरूरी 122 सीटें के बहुमत आंकड़ों को कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन पार नहीं कर पाया, क्योंकि कोई स्थिर सरकार नहीं बन पाई। इसलिए 7 मार्च 2005 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद भारतीय चुनाव आयोग ने अक्टूबर और नवंबर 2005 में नए चुनाव करवाए थे। सम्राट चौधरी इन दोनों चुनाव में परबत्ता निर्वाचन क्षेत्र से फिर से उतरे, लेकिन दोनों बार रामानंद प्रसाद सिंह से हार गए। अक्टूबर 2005 के चुनाव में बिहार में पहली बार बीजेपी और जदयू के एनडीए ने क्लियर मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीती और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जिससे राजद के 15 साल के शासन का अंत हो गया। 2005 में जदयू बीजेपी गठबंधन के हाथों राजद के सत्ता गंवाने के बाद सम्राट चौधरी एक एक्टिव लीडर के रूप में पार्टी में बने रहे। 2005 से 2010 का टाइम फ्रेम का जिक्र अक्सर उनकी उम्र को लेकर होने वाले पॉलिटिकल विवादों में होता है। आलोचक बताते हैं कि 2005 और 2010 दोनों बार उनके चुनाव नॉमिनेशन पेपर में उनकी बताई गई उम्र 28 साल ही थी। इसी दौरान उन्होंने अपने असली नाम राकेश कुमार से बदलकर राकेश कुमार मौर्य और अंत में सम्राट चौधरी किया था, जिससे वो कोयरी कम्युनिटी के वोट्स को अपनी ओर कर सकें। और हमें इसका असर देखने को भी मिला, जब 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी ने राजद के उम्मीदवार के तौर पर खगड़िया जिला के परबत्ता सीट जीतकर पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त वापसी की। उन्होंने एक टफ मुकाबले में जीत हासिल की और अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदी जदयू के रामानंद प्रसाद सिंह को मात्र 808 वोट्स के मामूली अंतर से हराया। जीत के बाद सम्राट चौधरी को बिहार विधानसभा में ऑपोजिशन का चीफ व्हिप नियुक्त किया गया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के दूसरे कार्यालय के दौरान वे राजद के एक अहम नेता के तौर पर काम कर रहे थे। चीफ व्हिप को आसान भाषा में समझा जाए तो टीम मैनेजर या क्लास मॉनिटर। चीफ व्हिप ये पक्का करता है कि उनकी पार्टी के सभी एमएलएज और एमपीज जरूरी मीटिंग और वोट के लिए सच में आए। वो पार्टी मेंबर्स को बताते हैं कि कैसे वोट करना है। अगर पार्टी कोई भी कानून पास करना चाहती है तो चीफ व्हिप ये पक्का करता है कि सब लोग की हाँ हो और कोई भी पार्टी के खिलाफ वोट करके गुंडागर्दी न करे। जैसे कि मैंने बताया कि 2010 के इलेक्शन के बाद सम्राट चौधरी असेंबली में राजद का चीफ व्हिप के तौर पर काम किया और नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ एक अहम भूमिका निभाया। इस समय उन्हें पार्टी के भविष्य के तौर पर देखा जाने लगा, लेकिन पर्दे के पीछे माहौल खराब हो रहा था। सम्राट चौधरी को लगने लगा था कि राजद अपनी पहचान खो रही है और कांग्रेस की परछाई बनती जा रही है। 14 में वो खगड़िया से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन पार्टी के सीनियर लीडर मना कर देते हैं और उस सीट से राजद के ही कृष्ण कुमारी यादव को टिकट दिया गया, जिससे उन्हें काफी धक्का लगता है। और फरवरी 2014 में
एक आधी रात को राजद के अंदर एक हाई प्रोफाइल फुट को लीड किया, जिसमें उन्होंने 13 आरजेडी एमएलए को इकट्ठा करते हैं और नीतीश कुमार की सरकार को सपोर्ट करने के निकल जाते हैं और ये दावा किया कि वे असली राजद है। इस बगावत के बाद एक ओर जहां कई एमएलए राजद में वापस लौट आए, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के साथ दो और विधायक रामलखन रामरमन और जावेद इकबाल अंसारी अपने फैसले पर अडिग रहे। सम्राट चौधरी का मैसेज क्लियर था कि अब वो किसी के पीछे चलने वाला नहीं है, वो एक किंग मेकर हैं। उन्होंने मई 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और ऑफिशियली जदयू को ज्वाइन कर लिया। सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार और उनके बाद जीतन राम मांझी की सरकार में शामिल कर लिया गया। 2 जून 2014 को जीतन राम मांझी की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग को सम्राट चौधरी के हाथों में सौंप दिया गया। चूंकि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए मंत्री पद की अपनी योग्यता बनाए रखने के लिए उन्हें मई 2014 में बिहार विधान परिषद के लिए नॉमिनेट किया गया। उन्होंने फरवरी 2014 तक इस पद पर काम किया और उस मुश्किल समय में सरकार का साथ दिया जब जीतन राम मांझी ने पद छोड़ दिया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर वापस लौटे। राजद छोड़ने के बाद सम्राट चौधरी बिहार के राजनीति में एक अलग पहचान बनाने के राह पर चल पड़े। जदयू मंत्री के तौर पर काम करने के बाद, मांझी के नीतीश कुमार से अलग होने के बाद वो कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से जुड़े थे। इन 5 सालों की कहानी सम्राट चौधरी के एक ऐसे चौराहे पर खत्म होती है जहां वो असेंबली से बाहर, कैबिनेट से बाहर, लेकिन ये साबित करने में सफल हो जाते कि वो एक ऐसे आदमी हैं जो बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों की नींव हिला सकते हैं। ये बीजेपी में एक पावर हाउस के तौर पर उनके आगे बढ़ने की शुरुआत थी। नीतीश कुमार की वापसी के बाद जब सम्राट कैबिनेट में अपनी कोई जगह नहीं बना पाए, तो 2017 में उन्होंने बीजेपी को फॉर्मली ज्वाइन कर लिया। पार्टी में शामिल होते ही बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें एक प्रमुख ओबीसी, खासकर कोयरी नेता के तौर पर उनकी पकड़ को पहचान लिया। 2018 तक, यानी शामिल होने के सिर्फ 1 साल के अंदर, उन्हें बिहार के पार्टी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। 2020 में बीजेपी कोटे से बिहार विधान परिषद के लिए उन्हें चुना गया। साथ ही में 2021 में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में उन्हें पंचायती राज मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। मार्च 2021 में बिहार विधानसभा के स्पीकर के साथ तीखी बहस में उलझने के कारण उन्हें पूरे देश में सुर्खियां मिली। इस बीच मई 2023 में संजय जायसवाल की जगह सम्राट चौधरी को बिहार का पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया गया। पॉलिटिकल एनालिस्ट के अनुसार पार्टी ने कोयरी जाति के वोटर्स के बीच एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनने के लिए ये कदम उठाया, क्योंकि बिहार में यादवों के बाद सबसे अधिक आबादी इसी जाति की है। जून 2023 में पूर्णिया के एक रैली में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सारे इल्लीगल बांग्लादेशी को सीमांचल के रीजन से बाहर निकाल देंगे। 2022 में नीतीश कुमार के वापस महागठबंधन में जाने के बाद उन्हें बिहार विधान परिषद में एनडीए के तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए चुना गया। उस समय जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़कर राजद से हाथ मिल लिया, तो सम्राट चौधरी ने केशरिया पगड़ी पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं देंगे, तब तक वो इस पगड़ी को नहीं उतारेंगे। लेकिन 2024 में जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो गए, तो उनका कहना था कि चूंकि नीतीश कुमार ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एनडीए में वापस आ गए, इसलिए उनका संकल्प पूरा हो गया। नीतीश कुमार के एनडीए वापसी के बाद 2024 से 2026 तक सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के पद को संभाले हैं और साथ ही में जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर और जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक वो होम मिनिस्टर भी बनते हैं। 2025 के असेंबली इलेक्शन में जीत के बाद सम्राट चौधरी अभी तारापुर सीट से एमएलए हैं। मई 2026 तक सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 15 अप्रैल 2026 को शपथ ली थी। उन्होंने नीतीश कुमार की जगह ली, जिन्होंने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद 14 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे दिया था। पदभार संभालने पर चौधरी ने 29 विभागों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा, जिससे होम, हेल्थ, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जैसे मुख्य सेक्टर पर उनका अधिकार सेंट्रलाइज हो गया। उनकी सरकार में जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम शामिल हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव, फाइनेंस, एनर्जी, और विजय कुमार चौधरी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट। मई 2026 की शुरुआत से
वो 6 मई 2026 को होने वाले कैबिनेट विस्तार को फाइनल करने के लिए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत सेंट्रल लीडरशिप से एक्टिव रूप से मिल रहे हैं।